अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं हम लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हम नल स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉलम स्पेसेस को डिस्कस करेंगे और फिर एक एंड पे छोटा सा टॉपिक आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर हम उसको दोबारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम नल स्पेस देख लेते हैं। नल स्पेस क्या होती है। देखें, अगर आपके पास एक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म Ax इज़ इक्वल टू 0, जब आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं तो आप उनको इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये मैट्रिक्स ए होता है। इसके साथ एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं x1 x2 x3। तो x की वो वैल्यूज़ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी अगर आप उनको a से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उन वैल्यूज़ का जो एक सेट बनेगा ना, उसे हम नल स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नल स्पेस वो स्पेस होती है कि जिसमें x की सारी वो वैल्यूज़ आती हैं जिनको a से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। नीचे इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन दे दी है, MCQs के लिए आप लोगों ने याद कर लेनी है। नल स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स रिटन एज नल ए। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NUL लिख के और आगे उस मैट्रिक्स का नाम आ जाता है। इट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द होमोजेनियस इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली जहाँ पे आपने नल स्पेस फाइंड करनी होगी, आपने क्या करना होगा, इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेना है आपने। आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो आपकी नल स्पेस होगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू x एंड x इज इन r पर n। r पर n का मतलब है कि r स्क्वायर, r क्यूब, r4, यानी x की जितनी वैल्यूज़ होंगी। अगर x1 x2 है तो r स्क्वायर के अंदर लाया करता है, x1 x2 x3 है तो r क्यूब के अंदर लाया करेंगे। ठीक है, एंड ax इज इक्वल टू 0। एक और इसकी डायनामिक डिस्क्रिप्शन है नल A की, एक डेफिनेशन है कि जिसमें आप ना x को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नल मैट्रिक्स के अंदर। ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम है। ये हमारी वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो x के आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, Ax इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके x के जो आंसर्स आ सकते हैं। अब ये सारे आंसर्स जो हैं ये मैप हो रहे हैं 0 पे जाके। ये r पर n है और ये r पर m है, दो डिफरेंट आपके पास स्पेसेस हैं। इसमें सारी x की वो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जो कि Ax इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो x की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पड़ी हुई हैं और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें आंसर क्या दे रही हैं, 0 दे रही हैं। सारी देख रहे हैं आप, 0 पर मैप हो रही हैं जाके। तो फिर हम इस सेट को क्या कहेंगे, नल स्पेस ऑफ A कहेंगे। एग्जाम्पल है छोटी सी, यहाँ पर आपको एक सेट A दिया हुआ है, एक सेट U दिया हुआ है। डिटर्मिन इफ़ U बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ A, कि क्या ये जो U है ये नल स्पेस से बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर 0 आता है, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो Ax इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह उन्होंने U दे दिया है। तो आप AU फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या 0 आंसर आता है या नहीं आता। ए लिखेंगे आप, यू वाला वेक्टर लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 0 आ गया। सेकंड रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये भी आंसर 0 आ रहा है। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा जो है ए यू ये किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। सो ये जो वेक्टर यू है ये हमारा नल स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है, कि जो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ हैं ये नल स्पेस के अंदर है, क्योंकि इनको आप जब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, डिटर्मिन द नल स्पेस। अच्छा, इसमें नल स्पेस आपने फाइंड करनी है। नल स्पेस फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि नल स्पेस के अंदर x की वैल्यूज़ ही पड़ी होती है ना। तो इसको यूज़ करते हुए मैट्रिक्स A को आपने वेरिएबल्स x1 x2 की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे पता चलेगा, दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ऑब्वियसली दो ही वेरिएबल्स होंगे। तो आप A लिखें, साथ में x लिखें, x में आप x1 और x2 दो वेरिएबल्स डाल देंगे और इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली फॉर्म बना लें आप। ठीक है, क्योंकि आपको x फाइंड करना है ना, तो 0 भी सामने लिख लें और वो भी कितना होगा, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही यहाँ पर एंट्रीज आ जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करें 4x1 के साथ, 0x2 के साथ, फिर -8x1 के साथ और 20x2 के साथ। अब पहला जो है इधर से पहले के इक्वल रख लें आप, 0 वाली चीज़ तो छोड़ दें। तो 4x1 इज इक्वल टू 0 आया, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। फिर इनको आप सॉल्व करें तो x1 की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 20 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x2 भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो x1 और x2 दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, x1 भी 0 आ गया है और x2 भी 0 आ गया। तो नल स्पेस हमारी फिर क्या होगी, 0 0 होगी। और जो 0 0 नल स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो स्पेस कहते हैं ना। जैसे हमने पीछे भी लास्ट लेक्चर में किया था कि हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपने बता देना है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिर्फ, और वो 0 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना एक्सरसाइज क्वेश्चन साथ साथ ही दिए हुए हैं हर टॉपिक के बाद। तो जैसे हम एग्जांपल्स कर रहे हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चंस भी साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करवा रही, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लेंथी लेक्चर है। तो मैं एग्जांपल्स वगैरह और टॉपिक समझा रही हूँ, फिर एक्सरसाइज की तरह ही आपने इनको एक्टिविटीज़ को भी अटैम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम आ गया है जी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस डू नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपने उसकी नल स्पेस फाइंड कर ली है,
फिर आप उस पर अगर कोई बाद में रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या कोई कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप रोज़ को इंटरचेंज कर रहे हो या किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में प्लस या माइनस कर रहे हो, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी नल स्पेस भी ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसी ही होगी। यानी मैट्रिक्स की नल स्पेस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, आप चाहे जितने मर्जी उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें वो सेम ही रहती है, एक ही होती है, यूनिक होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ए दिया हुआ है। देखें, कहते हैं कि इसकी जो है ना नल स्पेस फाइंड करें आप, डिटरमिन द नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास नल स्पेस फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। दो तरीके हैं, अब एक तो जैसे पीछे हमने किया है ना अभी, कि आप इसके साथ इस तरह से x1 x2 लिख लें इज़ इक्वल टू 0 लिख लें और यहाँ से x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर से इसको रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करके फिर x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल लें। हमने पीछे कितने मेथड्स पढ़े हैं मिड टर्म के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के, तो आप जो मर्ज़ी मेथड यूज़ कर लें, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें, आप जो हमने गॉस जॉर्डन मेथड वगैरह पढ़े थे, हमने एचलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म पढ़ी थी, उसके अलावा हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो आप जिस मर्ज़ी मेथड से x1 x2 की वैल्यूज़ निकालें, जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी नल स्पेस हो जाएगी। ठीक है, तो वही सेम एग्जाम्पल जो पीछे हम अभी इस मेथड से करके आए हैं, उसी एग्जाम्पल को वो कह रहे हैं कि आप रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लें। जब आप रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1 बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 1 बनाने के बाद उसके नीचे आपने 0 बना देना है। ठीक है, तो 1 के नीचे 0 बन गया, फिर इसको भी 1 बना लें और इसके ऊपर 0 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये रिड्यूस्ड एचलॉन बन गई ना। अब इधर से आप x1 x2 की वैल्यूज़ निकालें, तो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 प्लस 0x2 और इज़ इक्वल टू आपने 0, क्योंकि पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता है, तो इसके साथ अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूँ तो वो 0 0 ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल के सामने वाली कोई वैल्यूज़ तो दी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो 0x1 प्लस 1x2 इज इक्वल टू 0, तो ये x2 छोड़ दें तो x1 भी इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 छोड़ दें तो x2 भी इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास x1 की भी 0, x2 की भी 0 वैल्यू तो सेम वही आया जो हमारा पीछे था। जब हमारे आंसर सारे 0 आते हैं किसी क्वेश्चन के, तो हम क्या कहते थे उसको, हम उसको कहते थे कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट एक थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, नल स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सब स्पेस ऑफ r पर n। ये बात आपने याद रखनी है MCQs के लिए कि नल स्पेस जो है वो हर r पर n की सब स्पेस होती है। ये बात हम पिछले लेक्चर में भी करके आए हैं कि r² है, चाहे r³ है, चाहे r⁴ है, नल स्पेस उसकी सब स्पेस लाजमी होगी। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पर कि एक नल स्पेस और एक द स्पेस इटसेल्फ। ये दो तो उसकी सब स्पेसेस मस्ट हैं, बाकी और भी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा प्रूफ दे दिया उन्होंने, ये देख लीजिएगा आप लोग कि आप उन्होंने दो वेक्टर्स लिए हैं u और v। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है ना, तो x की जगह एक दफ़ा उन्होंने u ले लिया, एक दफ़ा उन्होंने x जगह v ले लिया, तो a u इज इक्वल टू 0, a v इज इक्वल टू 0। अब जो दो वेक्टर्स u और v लिए हैं उनको दोनों को आप ऐड कर लें। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी 0 ही आएगा, यानी सेम पैटर्न का आंसर आएगा। बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ जो हमने सब स्पेस की पीछे पढ़ी थी ना, एक एडिशन वाली और एक हमने मल्टीप्लिकेशन वाली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, वो दोनों यहाँ पे टेस्ट कर लेनी है। यानी a के अंदर जहाँ पे ये x आ रहा है वहाँ पे आप u प्लस v पुट कर दें, तो a u प्लस a v हो जाएगा। a u हमें पता है 0 है, a v भी 0 है, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a के साथ अंदर जो x है इसकी जगह आप u पुट करके इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो सी यू आ जाएगा। अब सी को अगर आप बाहर निकाल लें तो ए और यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप आगे पीछे कर सकते हैं ना उसको, ब्रैकेट्स जिसके साथ मर्जी लगा लें। तो ए यू आपको पता है कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो सी इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। दोनों हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं कंडीशन। सो प्रूव दैट नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ R पर n। एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट एज ऑफ ऑल वेक्टर्स इन R पावर 4 whose coordinates a b c d satisfy the equations। ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने प्रूव करना है कि ये सब स्पेस ऑफ R पावर 4 है। अच्छा, सब स्पेस को प्रूव करने के पीछे हमने तरीके देखे हैं, और जब हमें इस तरह से इक्वेशंस दी होती थी तो हमने पढ़ा था कि हम इसको एज अ सम ऑफ 2 या 3 वेक्टर्स लिख सकते हैं, और फिर हम देखते हैं कि स्पैन सेट यहाँ पे बन रहा होता है, तो अगर वो स्पैन सेट से बिलोंग करता है आपका सोल्यूशन, तो फिर हम कहते हैं कि वो उसकी सब स्पेस होगी। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि सबको एक साइड पे शिफ्ट कर लें, तो a माइनस 2b प्लस 5c और d इधर आके माइनस हो जाएगा, सामने 0 रह जाएगा। इसी तरह से c माइनस a और ये माइनस बी हो जाएगा और सामने 0 रह जाएगा। अब आप इसको उस तरह से वेक्टर्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, तो 4 आप इस तरह से वेक्टर्स बना लें।
ठीक है, पहले में आप सारी ए की वैल्यूज़ लिख लें। इसमें ए जो है वो हमारे पास है 1 और इसमें -1, तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर 1 -1। फिर इधर बी बाहर आ जाएगा, इधर बी -2 है, इधर -1 है। फिर इधर सी बाहर आ जाएगा, सी इधर 5 है और नीचे 1 है। फिर इधर डी आएगा, डी ऊपर -1 है और नीचे 0 है। तो ये हमने देखें इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ए V1 लेट से कह दो, बी V2 कह दो, सी V3 कह दो और डी V4 कह दो। तो ये स्पैन सेट बन जाएगा किसका? V1, V2, V3 एंड V4 का। तो सो प्रूव दैट कि H इज़ द सबस्पेस ऑफ R/4। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी पैटर्न पे आ गई है हमारे पास। फाइंड अ स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। आपने इसका स्पैन सेट फाइंड करना है, लेकिन नल स्पेस के लिए। तो नल स्पेस के लिए पहले तो आपको एक सारी वैल्यूज़ चाहिए होंगी ना, सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा आपको। x1, x2, x3 जितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स होंगे? 1 2 3 4 5 कॉलम हैं। तो ये x1 की वैल्यूज़, ये x2, x3, x4 और x5 तक आपने जाना है। और सबसे पहले इसको हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे ईजी मेथड होता है वो यही होता है कि आप रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लो। तो पहले आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, यानी यहाँ पे लाइन एक और लगा के 0 0 0 डाल के 6 कॉलम बन जाएंगे। अब इसको आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट करना है। वो मल्टीपल टाइम्स हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। आप लोग खुद इसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एचेलॉन में, कि यहाँ 1 बनाएं, उसके नीचे दोनों 0, फिर इसको 1 बनाएं, उसके नीचे 0, इस तरह करके रिड्यूस्ड एचेलॉन हमारे पास आ गई है। अब देखें इसमें हमारे पास ये x1 है, तो ये बनेगा x1 और ये x2 होता है तो -2x2। फिर ये x3 तो 0 हो गया, ये -x4 + 3x5 और ये जो लास्ट है ये तो इक्वल के सामने वाली वैल्यूज़ थी ना, तो इसको इक्वल टू 0 कर देना आपने। ठीक है, सेकंड में से x1 भी 0, x2 भी 0, तो ये आ गया x3 + 2x4 - 2x5 = 0। और थर्ड तो पूरा ही 0 = 0 आ गया। तो ये कंसिस्टेंट तो है क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर तो 0 = 0 ना आता, 0 = लेट्स से 3 आ जाता है, फिर जब दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती फिर तो हम कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल है तो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ से पहले वेरिएबल की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो x1 इधर रखें, बाकी सारे उधर चले जाएंगे। इधर से आप x3 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो लीडिंग वेरिएबल होता है ना, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते होते हैं, बाकी सब उधर चले जाएंगे। तो x1 और x3 की बस वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, तो बाकी जो होंगे x2, x4 और x5 ये सारे क्या होंगे? फ्री वेरिएबल्स होंगे। अगर ये फ्री वेरिएबल्स हैं तो इनको किसी और हमने नाम दे देना होता है ना, आप s कह दें, t कह दें, या चाहें तो x2 को x2 ही रहने दें, x4 को x4 ही रहने दें। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से जब आप x1 की वैल्यू निकालोगे तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा नल स्पेस का, इस तरह से ऊपर x1 की वैल्यू आनी चाहिए, फिर x2, फिर x3, x4 और x5। अब इसको हमने इस तरह से स्पैनिंग सेट बनाना है, क्योंकि तो हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना, यानी सम ऑफ 2 और 3 वेक्टर्स। x1 और x3 की वैल्यूज़ तो इधर से निकल आएंगी हमारे पास। तो x1 की वैल्यू क्या निकलेगी? ये सारे उधर जाके साइन चेंज कर लेंगे ना, तो ये देखें x1 की वैल्यू आ जाएगी 2x2 + x4 - 3x5। इस तरह से x3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2x5 और 2x4 उधर चले जाएंगे, तो ये दोनों जाके अपना साइन चेंज कर लेंगे। बाकी हमने कह दिया कि x2, x4 और x5 जो हैं ये फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x1 की जगह उसका आंसर लिख देना है। पहले x1 के सामने उसकी वैल्यू 2x2 + x4 - 3x5। फिर x2 क्योंकि फ्री वेरिएबल है तो x2 को आप x2 ही रहने दें, ये चाहे तो आप इसको r, s और t इस तरह से डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। x3 के वैल्यू लिख लें -2x4 + 2x5। x4 और x5 भी फ्री वेरिएबल्स हैं तो उनको भी आप एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पे आपने इसको एज अ सम ऑफ वेक्टर्स लिख लेना है। तो देखें x2 वाले वेरिएबल्स आ रहे हैं यहाँ पर, x4 आ रहे हैं और x5 आ रहे हैं, तो एक x2 वाला इस तरह से बन जाएगा वेक्टर, प्लस x4 वाला बन जाएगा, प्लस x5 वाला बन जाएगा। x2 की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ सब में 0 0 है, तो 2 1 0 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो x4 है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, फिर इसमें -2 है और नीचे 1 है, फिर 0 है। इस तरह से x5 जो है वो ऊपर हमारे पास -3 है पहली रो में, दूसरी में नहीं है, तीसरी में 2 है, चौथी में भी नहीं है और पांचवी में 1 है। तो ये आपने देखें इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया x2, और इसको आप लेट से v1 कह दें, x4 इसको आप v2 कह दें, x5 के साथ इस वेक्टर को आप v3 कह दें। तो ये स्पैन सेट हमारा यहाँ पे बन जाएगा किसका? v1, v2, v3 का। ठीक है, जिसमें v1, v2 और v3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल आपने खुद कर लेनी है। अब इसका आपने स्पैनिंग सेट फाइंड करना है ऑफ नल स्पेस। पहले तो नल स्पेस फाइंड करनी पड़ेगी ना, यानी इसके सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। x1, x2, x3, x4, x5 यहाँ पे कितने आ रहे हैं?
5 आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 वेरिएबल्स की फॉर्म में आपने इसको लिख के पहले आपने इसका रिड्यूस्ड एचलॉन बना लेना है। ये 1 है, इसके नीचे सारे 0, फिर इसको 1 बना के उसके नीचे सारे 0 रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करके फिर इसी तरीके से आपने इक्वेशंस बनानी है। लीडिंग वेरिएबल्स को अलग कर लेना है, फिर इस तरह से सोल्यूशन सेट बना लेना आपने कि x1 के सामने उसकी वैल्यू, जो फ्री होंगे उनको वैसे ही रहने देना आपने, ठीक है। फिर उसमें से अलग अलग कर लेने हैं, जितने वेरिएबल्स हैं सबको अलग अलग करके इस तरह से आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना देना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप खुद करेंगे, यहाँ पे सॉल्व हुई भी है, आप देख के हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉलम स्पेस का टॉपिक। कॉलम स्पेस क्या होती है? नल स्पेस तो क्लियर हो गई ना आपको कि एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती हैं वो नल स्पेस कहलाती हैं। अब कॉलम स्पेस क्या होता है? अनदर इंपॉर्टेंट सब स्पेस जिसमें आप जो मैट्रिक्स होगा ना उसके सारे कॉलम्स जो हैं वो उठा के एक सेट बना दें तो वो कॉलम स्पेस कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं फिर ये क्लियर होगा आपका। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके कॉलम्स हैं A1 A2 अप टू AN, तो इसके कॉलम्स का जो एक सेट बनेगा ना, स्पैन सेट, उसी को हम कॉलम स्पेस ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ आपने कॉलम्स को अरेंज करके एक स्पैन सेट बना देना है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे ये आपके पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो इसका कॉलम स्पेस क्या होगा? इसके कॉलम स्पेस में बस ये 3 एंट्रीज आ जाएंगी, पहले कॉलम की, दूसरे कॉलम की, तीसरे कॉलम की। तो कॉलम स्पेस ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ए इंटू पहला कॉलम, बी इंटू दूसरा कॉलम, प्लस सी इंटू तीसरा कॉलम। यानी जैसे हम पीछे लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना, ए V1 प्लस बी V2 प्लस सी V3, इस तरह करके यहाँ V1 की जगह पहला कॉलम, V2 की जगह दूसरा कॉलम और V3 की जगह तीसरा कॉलम। तो ये इसकी कॉलम स्पेस बन जाएगी। जितने कॉलम्स होंगे उतने आपने इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में उतने वेक्टर्स लिख लेने हैं। बाहर हर किसी के एक जो है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? आपका कॉलम स्पेस कहलाएगा। थ्योरम नंबर 3 है कॉलम स्पेस ऑफ M क्रॉस N मैट्रिक्स ए इज अ सब स्पेस ऑफ R पर N। पीछे भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो नल स्पेस होती है वो R पर N की सब स्पेस होती है। इसी तरह से कॉलम स्पेस जो है ये भी सब स्पेस होती है, ठीक है। इस पर भी आप अगर वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे ना तो वो सेटिस्फाई होती हैं। और ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम X टू AX। देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स है एग्जाम्पल नंबर 6 में, और जिसमें वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए है और W एक सब स्पेस है जो कि इक्वल है कॉलम ए के। कॉलम स्पेस ऑफ ए को ना उन्होंने W का नाम दे दिया। अब W के अंदर ये आपको वैल्यूज़ दे दी हैं उन्होंने एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, आपने इसको कॉलम स्पेस की फॉर्म में बताना है। कॉलम स्पेस मैंने अभी बताया आपको कि आपने इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बना देने होते हैं, किसके? कॉलम्स के। तो इधर से कितने कॉलम बन सकते हैं? एक ए वाला कॉलम बन जाएगा, एक बी वाला कॉलम बन जाएगा। तो ए जो है वो अगर हम कॉलम बनाएं इस तरह से तो 6A आ जाएगा, A आ जाएगा, -7A आ जाएगा। प्लस B वाले कॉलम अलग कर लें तो -B है और इसमें B नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आप A कॉमन निकाल लें तो यहाँ 6 1 -7 रह जाएगा इस तरह से। B कॉमन निकाल लें तो -1 1 और 0 रह जाएगा। तो ये आपकी जो है वो कॉलम स्पेस बन गई। और अगर इसका स्पैन सेट आप लिखना चाहते हैं तो स्पैन सेट मैंने अभी ऊपर बताया था कि स्पैन सेट में आपने सिर्फ क्या करना होता है? कॉलम्स लिख देने होते हैं ना। तो स्पैन सेट लिखने के लिए आप स्पैन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर सिर्फ ये कॉलम्स जो 2 बने हैं ये लिख देंगे आप, और उनके बाहर वाले जो कॉन्स्टेंट हैं वो स्पैन सेट के अंदर शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बनेगा उसका पहला कॉलम ये होगा 6 1 -7 और दूसरा कॉलम -1 1 और 0 होगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है जी, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इज इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ b इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a। यानी अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और आपने चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे ना इस तरह से कॉलम्स के, ये इक्वल आने चाहिए b के। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशंस इक्वल टू b आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। हमें देखें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उन्होंने x दिया हुआ है जिसमें x1 x2 x3 वेरिएबल्स हैं और सामने b दिया हुआ है। आपने चेक करना है कि b इसकी कॉलम स्पेस में है या नहीं है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि बाहर जो है ना, ये बाहर ये बेसिकली होते हैं, ये x1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू होगी और ये x3 की वैल्यू होगी, ठीक है। और अंदर v1 v2 v3 में ये तीनों कॉलम्स आएंगे, जो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो ये तो हमें पता है। तो बाहर जो है ना वेरिएबल्स x1 x2 x3 वो हमें पहले निकालने पड़ेंगे, फिर हम ये इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पुट करके, तीनों कॉलम्स की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर हमारा b के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो पहले इसको आपने देखें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, यानी पहले ये वाले 3 कॉलम और एंड पे b की वैल्यूज़। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद इसको आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे x1 जो है वो मेरा इक्वल आ गया 2 के,
और x2 जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 के, और x3 इक्वल आ जाएगा 3 के। से इक्वेशंस बनाएंगे ना आप, तो यहाँ पे इस तरह बनेगी ना, x1 प्लस x2 और x3 तो 0 हो गए हैं, तो वो दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो सामने 2 आ रहा है, तो ये छोड़ दें अगर आप, तो x1 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम अपना वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बनाते हैं, x1v1 प्लस x2v2 प्लस x3v3। देखते हैं आंसर हमारा b आता है या नहीं आता है। x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 2 निकाली है, सामने v1 की जगह पहला कॉलम आ जाएगा a का, प्लस x2 की जगह उसकी वैल्यू जो निकाली है हमने वो -1 निकली है, और इधर a का दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो a का दूसरा कॉलम था 3 2 1, वो यहाँ पुट कर दें, प्लस x3 की वैल्यू जो कि 3 निकली है यहाँ पर, और v3 की जगह a का तीसरा कॉलम आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -2 2 और 2 हो जाएगा, -2 2 और 2। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -3 और -2 -1 हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 -9 -6 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 -3 -5 होगा, -5 + 6 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2 - 2 0, तो ये सिर्फ -9 रह जाएगा। 2 - 1 1 होगा, 1 - 6 करेंगे तो -5, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, 2 2 ज़ार इधर 4 होना था, जब यहाँ 4 आएगा, 4 - 1 3 होता है, 3 - 6 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो देखिए 1 -9 -3 आया है हमारा आंसर, और जो हमें b दिया हुआ था वो भी यही था ना, 1 -9 -3। सो प्रूव हो गया कि हमारे जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं ये किसके इक्वल आ गया है, सारा b के इक्वल आ गया है। सो b इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ a। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम इसी तरीके से करनी है आपने। इसमें भी आपसे कह रहे हैं कि बताएं कि जो b है ये कॉलम स्पेस ऑफ a में लाई करती है या नहीं करती है। तो आपने उसी तरीके से पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले ये a वाला पूरा मैट्रिक्स आ जाता है, फिर b वाला कॉलम आ जाता है। इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लेना है। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर इसी तरीके से आपने इसमें फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ पे a का पहला कॉलम, a का दूसरा कॉलम, a का तीसरा कॉलम, सबको सिंप्लीफाई करके देख लेना है कि आंसर आपका b के इक्वल ही आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो वो लाई करता है, बी जो है वो कॉलम स्पेस के अंदर, अदरवाइज़ नहीं करता। अच्छा, इसमें देखो जब आप रिड्यूस एचेलॉन बना लोगे ना, तो यहाँ से ऊपर से x1 x3 की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, यहाँ से आपके पास x2 x3 की फॉर्म में आ गई, और नीचे वाली देखें पूरी रो 0 हो गई है, और 0 किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रही ना बोथ साइड्स, हमारा तो 0 = 0 आना चाहिए था, तब हम वहाँ पे कहते हैं कि x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे तो 0 = 1 आ गया। बोथ साइड्स आर नॉट सेम, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 0 = 1 हो जाए, फिर हम कहेंगे इट हैज़ नो सोल्यूशन, ये इनकन्सिस्टेंट हो गया सिस्टम हमारा, और जब सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए b इज़ नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ a। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास कि जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं ना, तो उसका जब आप आगे लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हो वो इस तरह के बनते हैं कि x0 + c1v1 + c2v2 अप टू ckvk, और इसको हम कहते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मज़ीद इसके 2 हिस्से बना दिए जाए ना, तो इसमें से जो x0 है, यानी पहला आंसर जो होता है x0, जिसके बाहर कोई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई हमारे पास यहाँ पे बाहर वैल्यू नहीं होती मैट्रिक्स के बाहर, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ax = b, यानी जो पहली वैल्यू x0 वाली होगी इट इज़ कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। और इसको छोड़ दें तो पीछे जो सारे रह जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन जो बाकी रह जाएगा वो सारा क्या कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ax = 0। ये याद रखना है कि जो x0 है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ax = b का है, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी सब हैं ये ax = 0 का है, कि पर्टिकुलर सोल्यूशन उसमें से निकाल दिया आपने, बाकी जो है वो a = b का सोल्यूशन नहीं है, वो = 0 का सोल्यूशन है। ठीक है, और जो b का जनरल सोल्यूशन होगा वो ये पूरा होगा, x0 भी, ये भी सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास 2 इक्वेशंस होती है ना, एक ax = b की फॉर्म में हो सकती है, एक ax = 0 की फॉर्म में हो सकती है। तो ये जो ax = b है ये पूरा अगर ले लिया जाए ना सोल्यूशन, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा, लेकिन x0 अगर सिर्फ ले लिया जाए तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, और x0 के अलावा अगर ये बाकी सब ले लिए जाएँ तो वो इसका जनरल सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपको एग्जांपल 7 में कहा है कि ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है ax = 0 का, ax = 0 का जनरल सोल्यूशन निकालना है, और ax = b का भी जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो बेसिकली आपको यही चीज़ पूरी फाइंड करनी है जो हमने ऊपर देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना है अपना सोल्यूशन, और उसमें से फिर आप जो है वो x0 को छोड़ के बाकी जो निकालेंगे वो इसका आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, और पूरा लिखेंगे तो वो इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो बेसिकली आपने इसका पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे अभी पिछली 2-3 एग्जांपल्स में हमने किया है। क्या करना है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है कि x1 वाली पहली वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 0 2,
ये आपका पहला कॉलम आ गया, फिर x2 का कॉलम, x3 का, x4 का, x5 का और x6 का, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना, साथ ही इक्वल के सामने वाले नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लेना है। जब आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट किया तो आपके पास इस तरह की कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी, जिसमें x1 की वैल्यू निकल आएगी, x3 की निकल आएगी और x6 की निकल आएगी। तो इसका मतलब है x2, x4 और x5 जो हैं ये फ्री वेरिएबल्स होंगे। अब इनको आपने जो है वो देखना है कि हमारा जो वो बनता है जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह का बनता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम। देखो x1 की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से। x1 जो है वो उधर जाएगा, x1 इधर ही रहेगा, तो 3x2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से x4 की जब आप वैल्यू x3 की निकालोगे तो वो -2x4 निकल आएगी, और x6 की वैल्यू निकालोगे तो वो 1/3 ही निकल आएगी। अब इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, देखिए x1, x2, x3, x4, x5 और x6। इसके सामने x1 का आंसर लिख लें जो क्या है हमारे पास, -3x2, -4x4, -2x5। x2 के सामने, x2 क्योंकि फ्री वेरिएबल है तो उसको आप x2 ही रहने दें। फिर x3 की वैल्यू हमने निकाली है -2x4, x4 फ्री वेरिएबल है उसको वैसे ही रहने दें, x5 भी फ्री है वो भी वैसे ही रहने दें, x6 की वैल्यू निकली है 1/3। ठीक है, ये आपने इस तरह से एक बना लिया सोल्यूशन सेट। अब इसको अलग अलग कर लें कि इसमें जो कांस्टेंट है ना, देखें यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट है, यानी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक कांस्टेंट वाला कॉलम बन जाएगा। फिर x2 आ रहा है यहाँ पे, तो हम एक x2 वाला कॉलम बना लेते हैं। फिर और हमें यहाँ पे x4 भी नज़र आ रहा है तो x4 वाला कॉलम बन जाएगा। फिर हमें x5 नज़र आ रहा है तो ये x5 वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल्स थे वो हमने बना लिए। पहला कांस्टेंट है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है चारों में, तो ऊपर 4 0 आ जाएंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1/3 है। फिर x2 वाला अलग कर लें, फिर x4 वाला और फिर x5 वाला। x2 के साथ यहाँ -3 है, नीचे 1 है, यहाँ कोई x2 नहीं है, फिर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। फिर x4 के साथ यहाँ पे -4 आ रहा है, नीचे x4 नहीं है, यहाँ -2 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर x5 ऊपर -2 है, यहाँ x5 नहीं है, फिर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और इस रो में 1 है। तो देखें हमारा ये एक जनरल सोल्यूशन बन गया। ये किसका जनरल सोल्यूशन है? ax = b का जनरल सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं इसमें से ये निकाल दूँ, ये x0 है ना, जो जिसके बाहर कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये क्या होता है, ये x0 होता है। तो x0 को हटा दें तो पीछे जो रह जाएगा ना, ये x2 वाला कॉलम, x4 वाला और x5 वाला, ये जो हिस्सा होगा, इतना पोर्शन, ये हमारा ax = 0 का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द कंट्रास्ट बिटवीन नल स्पेस ऑफ ए एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए के दोनों जो है ना, इनमें क्या फ़र्क है? तो दोनों जो है वो तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें कोई चीज़ जो है वो सेम नहीं आ रही होती। मज़ीद इनका कंपैरिजन आगे जाके अभी एक टेबल आएगा तो वहाँ पे करवाऊँगी मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, एक हमें सेट ए दे दिया है और कहते हैं इसकी कॉलम स्पेस जो है ए की, क्या वो इसकी सब स्पेस है आर पर के की, तो आप के की वैल्यू बताएं। इस तरह से नल स्पेस जो है ए की, वो भी आर पर के की सब स्पेस है, उसमें भी के की वैल्यू बताएं। के की वैल्यू से मुराद ये है कि आर की पावर क्या होगी ना, कि कॉलम स्पेस जो है वो किस के अंदर लाई करती है, r² के अंदर, r³ के अंदर, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा वो आपने बताना है। तो देखिए कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, और हर कॉलम में कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 3 एंट्रीज आ रही हैं। यानी हमारे पास जो कॉलम है उसमें r³ में लाया करता है, क्योंकि ईच कॉलम हैज़ 3 एंट्रीज। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नल स्पेस ऑफ ए जो है वो कहाँ लाया करेगी। नल स्पेस क्या होता है, बेसिकली आपके पास नल स्पेस का मतलब है कि आपके पास जो उसमें वेरिएबल्स हैं उनके आंसर्स का जो सेट होता है वो नल स्पेस होता है ना। तो इसमें कितने वेरिएबल्स बनेंगे, ये x1 का कॉलम है, ये x2 का कॉलम है, ये x3 का कॉलम है, ये x4 का कॉलम है। कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, यानी ये r⁴ के अंदर लाया करेगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है जी। एक मैट्रिक्स ए दे दिया आपको उन्होंने और कहते हैं फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर इन कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड अ नॉन जीरो वेक्टर इन नल स्पेस ऑफ ए। कॉलम स्पेस भी फाइंड करनी है आपने, नल स्पेस भी फाइंड करनी है, और उसमें से सिर्फ एक एक वेक्टर बताना है। मतलब पूरी कॉलम स्पेस नहीं फाइंड करके दिखानी, पूरी नल स्पेस भी फाइंड करके नहीं दिखानी, बल्कि उसमें से सिर्फ एक वेक्टर आपने देना है जो कि नॉन जीरो हो। तो कॉलम स्पेस में क्या होगा, ये 4 कॉलम हैं, तो इसके अंदर ये चारों कॉलम्स आ जाएंगे ना। तो आप इसमें से कोई भी एक कॉलम बता दें, लेट्स से 2 - 2 3 ले लें, या आप 1 3 और 6 ले लें। ठीक है, तो कोई भी एक कॉलम आप लिख देंगे तो ये इसकी कॉलम स्पेस का एक वेक्टर आ गया। इसी तरह से आपने अब नल स्पेस का एक वेक्टर बताना है। नल स्पेस के लिए हमें पहले तो वैल्यूज़ चाहिए होती है ना, x1 x2 x3 x4 की। जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो हम नल स्पेस बता सकते हैं। तो पहले आपने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, यहाँ 0 0 0 लगा के उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन आ गई हमारे पास। अब यहाँ से आपने क्या करना है जनाब, सोल्यूशंस निकालने हैं। ये x1 होगा,
और ये x3 होगा, तो ये आ जाएगा x1 प्लस 9x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, -9x3 हो जाएगी। फिर यहाँ से ये x1 तो 0 हो गया, x2 माइनस 5x3, x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x2 की वैल्यू निकल आएगी जो कि 5x3 निकलेगी। तो x1 और x2 आ गए मेरे पास। अब मुझे x3 और x4 भी निकालने हैं। तो यहाँ पे x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0, x4 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। x4 भी आ गया। अब 3 रोज थी, हम 3 वेरिएबल्स निकाल चुके हैं, तो एक जो हमारा रह गया ना x3, अब वो फ्री वेरिएबल होगा क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते। अब आपने इस तरह से सोल्यूशन अपना लिख लेना है जैसे हम पीछे करते आए हैं, x1, x2, x3 और x4। x1 का क्या आंसर आया हमारा, -9x3। x2 का आंसर आया हमारा 5x3। x3 को हम x3 रहने देंगे क्योंकि वो फ्री वेरिएबल है। और x4 का जो आंसर है वो हमारा आया है जी 0। ठीक है, अब इसका हमने, ये तो एक जनरल सोल्यूशन आ गया ना, यानी अगर मैं x3 को बाहर निकाल लूँ, कॉमन ले लूँ, तो अंदर -9, 5, 1, 0 रह जाएगा जो कि एक जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन हमने एक नॉन जीरो सोल्यूशन निकाल के दिखाना है जो कि सिंगल हो। तो आप कोई भी x3 की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर लें x3 इज इक्वल टू, बस वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने नॉन जीरो नंबर निकालना है। तो x3 की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आप 1 पुट कर लें, आप 2 पुट कर लें, आप 3 पुट कर लें, जो मर्जी पुट कर लें, आपको उसमें से एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, 1 पुट करने से -9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 0। क्योंकि हमारा 0 अगर हम पुट करते हैं ना x3 की जगह पे, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाता। तो हमने तो नॉन जीरो वेक्टर बताना था, तो नॉन जीरो वेक्टर बताने के लिए हम x3 की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, बाकी जो मर्जी वैल्यू ले लें और एक सोल्यूशन इसका निकाल के दिखा दें आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a दिया हुआ है, u दिया हुआ है और v दिया हुआ है। कहते हैं डिटरमिन इफ u इज इन नल स्पेस ऑफ a, बताएं कि क्या u जो है वो नल स्पेस ऑफ a के अंदर लाई करता है। तो क्या करना है आपने, a u फाइंड करना है और देखना है कि आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो आप a u फाइंड करेंगे, ये देखें आपने a u फाइंड किया, यानी a को u से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर हमारा देखें 0 -3 3 आ रहा है। नल स्पेस में तो आपका ये a u किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे आंसर सारे 0 तो नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि u जो है इट डज नॉट बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ a। ठीक है, दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमसे पूछी थी वो ये थी कि क्या u जो है वो कॉलम स्पेस से बिलोंग करता है। नल स्पेस और कॉलम स्पेस दोनों का बताना था ना, तो नल स्पेस से तो वो बिलोंग नहीं करता। अब वो कॉलम स्पेस से करता है या नहीं। अब देखें हर कॉलम की में कितनी एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज है ना। पहले कॉलम में भी 3 वैल्यूज़ हैं, दूसरे कॉलम में भी 3 वैल्यूज़ हैं, यानी जो कॉलम स्पेस है वो R³ के अंदर लाई करती है। और जो U है उसमें कितनी एंट्रीज हैं, उसमें तो 4 एंट्रीज हैं, यानी ये R4 के अंदर लाई करता है। तो दोनों डिफरेंट स्पेसेस के अंदर लाई कर रहे हैं, तो कॉलम स्पेस के अंदर u लाई नहीं कर सकता। u भी अगर R3 का होता है तो फिर हम कहते हैं कि वो कॉलम स्पेस के अंदर लाई करता है, लेकिन अभी हमारी जो कॉलम स्पेस है वो R3 के अंदर है और जो u है वो R4 के अंदर है। तो ये 2 डिफरेंट यूनिवर्सेस के अंदर हैं, इसलिए ये एक दूसरे से इस तरह हम कहेंगे कि कॉलम स्पेस जो है उसके अंदर u लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब बी पार्ट में उन्होंने कहा था डिटरमिन इफ v इज इन कॉलम स्पेस ऑफ a कुड v बी इन नल स्पेस ऑफ a, यानी जैसे u का उन्होंने पूछा था ना कि वो नल स्पेस और कॉलम स्पेस के अंदर लाई करता है, इसी तरह से v के लिए भी दोनों चीज़ें पूछी हैं उन्होंने कि क्या वो कॉलम स्पेस और नल स्पेस के अंदर लाई करता है। पहले नल स्पेस के लिए चेक कर लेते हैं कि हम a के साथ v को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर 0 आता है, जैसे हमने a और u का चेक किया था। तो a लिखेंगे आप, साथ में लिखेंगे v। अब जो v है हमारा वो हमें दिया हुआ है जनाब 3 - 1 3, और जो a है उसमें हमारे पास कितने हैं कॉलम्स और रोज़। a का जो ऑर्डर है ना वो अगर आप देखेंगे ऊपर भी लिखा हुआ है 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं, तो 3/4 है। ठीक है, और जो v है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर तो 3/1 है। तो ये चीज़ तो सेम ही नहीं आ रही दरमियान में, तो आप ये प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ये प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये इक्वल टू 0 कैसे आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नल स्पेस के अंदर तो लाए नहीं करता, v डज नॉट बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए। अब कॉलम स्पेस में चेक कर लेते हैं, तो कॉलम स्पेस में ये लाई कर सकता है क्योंकि हमारे कॉलम स्पेस R3 के अंदर है और जो U है वो उसकी भी 3 एंट्रीज हैं, तो वो भी R3 के अंदर है, यानी ये एग्जिस्ट कर सकता है उसके अंदर। अब इसको मजीद हम कंफर्म कर लेते हैं अपना आंसर निकाल के कि क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। उसके लिए आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, A लिखेंगे, उसके साथ v वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर। जब आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो इसमें से वेरिएबल्स निकलेंगे ना, इसी तरह से x1 x2 x3 और x4, उन चारों वेरिएबल्स को आपने उसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, जो हमने यहाँ पे सीखा था पीछे। इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देख लेना आपने। अगर आपका आंसर इस तरह से जैसे हमारा b के इक्वल आया था, आपका आंसर अगर v के इक्वल आ जाता है तो मतलब वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेम। तो फिर हम कहेंगे कि सो v एग्जिस्ट इन या v बिलोंग्स टू द कॉलम स्पेस ऑफ a। ठीक है,
नेक्स्ट ये टेबल है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आप कंपैरिजन उम्मीद है आप लोग पढ़ लेंगे इसको खुद, क्योंकि नल स्पेस जो है इट इज़ अ सबस्पेस ऑफ आर पर एन एंड कॉलम स्पेस इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ आर पर एन। ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ इनमें से कोई भी बना के वो पूछ सकते हैं, पूरे 8 के 8 पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करने हैं, ठीक है। नल स्पेस जो है वो हमेशा सब स्पेस होती है आर पर एन की, और कॉलम स्पेस भी हमेशा सब स्पेस होती है आर पर एन की, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स वही हैं जो पीछे मैं आपको बारी बारी टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। नल स्पेस के अंदर भी हमने 8 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, सारे कॉलम के अंदर भी पढ़ लिए हैं, तो ये एक समरी टाइप यहाँ पे दे दी है कंपेयर करके, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट लास्ट हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आ जाता है, कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल हमने पीछे भी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था मिड टर्म के अंदर, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि आप अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर्स कि u प्लस वी, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन t के अंदर पुट करते हैं तो वो इक्वल है t ऑफ u प्लस t ऑफ v के, या अगर t इंटू सी यू है तो c बाहर निकालें तो t ऑफ u, तो ये भी आपका जो है दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो रही हैं इट मीन्स कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्नल की। कर्नल को हम जो है ना वो नल स्पेस भी कहते हैं। कर्नल से मुराद क्या है कि सेट ऑफ दोज वैल्यूज़ जिन पे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो ज़ीरो हो जाती है, यानी लेट्स से t ऑफ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो u जो होगा ना वो कर्नल स्पेस के अंदर लाई करेगा, यानी u पे जो t की वैल्यू है वो क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि u इज़ इन द नल स्पेस, ठीक हो गया। वही बात जो हम पीछे अभी ax के लिए पढ़कर आए कि हमने यही कहा था ना कि ax इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो x की वो सारी वैल्यूज़ के जिन पे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो वो नल स्पेस होती है। इसी तरह से t ऑफ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो है अगर, तो u की वो वैल्यूज़ जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो हमारी नल स्पेस होती है, और नल स्पेस को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कर्नल कह रहे हैं, ठीक है। तो कर्नल बेसिकली हम उसको डोमेन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि डोमेन में सारी वो वैल्यूज़ होती है ना जो आप पुट कर सकते हो किसी फंक्शन या किसी इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं या u की जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वो सारी कर्नल के अंदर है। तो कर्नल बेसिकली डोमेन का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, और इसके जो आंसर्स आएंगे डोमेन में से अगर आप कोई वैल्यू लेके टी के अंदर पुट करते हो और उसके जो आंसर्स आएंगे ना वो रेंज कहलाएगी, ठीक है। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है उन्होंने कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर आप जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स v दैट t मैप्स ऑन टू जीरो इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ t, इट इज़ डिनोटेड बाय कर t। वही डेफिनेशन के वो मैप करें जीरो पे, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो u की वो सारी की सारी जो है वो आपको क्या आंसर्स दें, जीरो आंसर दें, तो उसे हम जो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ u होगा ना उसको हम कर्नल t कहते हैं, ठीक है। एंड सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन w दैट आर इमेजेस अंडर t, यानी t के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आपके पास जो इमेजेस आ रहे हैं इसके वो सारे के सारे w के अंदर लाई करते हैं, और w को हम कहते हैं रेंज ऑफ t, और इसे r ऑफ t के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नीचे एक उन्होंने देखें आपको बना के भी दिखा दिया है कि ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो u की वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो, और इन सब के जो आंसर्स आ रहे हैं सारे वो किसके अंदर आ रहे हैं, w के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी डोमेन है। अब इस डोमेन में से वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर हमारा आंसर ज़ीरो हो रहा है उनको फिर हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं कर्नल, यानी कर्नल बेसिकली डोमेन ही होती है, लेकिन पूरी डोमेन को आप कर्नल नहीं कह सकते। डोमेन का सिर्फ वो पार्ट जिस पे आपको आंसर ज़ीरो मिल रहे हैं वो कर्नल कहलाता है, ठीक है। जो बाकी पार्ट जिस पे आपको आंसर कोई नॉन ज़ीरो नंबर मिलता है वो कर्नल के अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। और ज़ीरो और नॉन ज़ीरो सारे आंसर्स अगर मिला के एक सेट बना दिया जाए तो वो रेंज कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कोई 2-3 हमारे पास एंड पे। एग्जांपल नंबर 11 है जी लेट वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, और इस जो वी वेक्टर स्पेस है और w वेक्टर स्पेस है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो आप इस पे दो प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे कि आप दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे, ठीक है। और उसको ट्रांसफॉर्मेशन जैसे t होती थी यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को d का नाम दे दिया। तो t ऑफ जैसे हमने पढ़ा था ना t ऑफ u प्लस v, तो आप अलग अलग कर लेते हैं t ऑफ u प्लस t ऑफ v। सेम वही चीज़ है कि d ऑफ f प्लस g है तो d ऑफ f अलग कर लें, d ऑफ g अलग कर लें। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें कि आप अंदर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट आप बाहर निकाल लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ f पे अप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12 है डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको y डबल डेरिवेटिव प्लस wy इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो मैपिंग हो रही है वो किस तरह की हो रही है कि हमारा फंक्शन होता है पहले एफ ऑफ टी, और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस फंक्शन के अंदर कि जहाँ पे उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लिया जाएगा यानी एफ डबल डैश टी होगा, फिर डब्ल्यू के साथ उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ टी को। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी सी, 3 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जिसमें हमारे एक इक्वेशन दे दिया उन्होंने ए इज दिस। अब यहाँ से आप लीडिंग वेरिएबल ए की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 3b और c उधर जाके दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस a की जगह पे a का आंसर लिख देंगे 3b प्लस c।
बी एज इट इज़ आ जाएगा, सी भी एज इट इज़ आ जाएगा। और बी और सी जो है ये फ्री वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमें बी की भी वैल्यू नहीं पता, सी की भी नहीं पता, तो उनको आपने सेम वैसे ही रहने देना है। जैसे पीछे फ्री वेरिएबल्स जो होते थे उनको हम वैसे ही लिख लेते थे ना, और जिसकी वैल्यू दी होती थी वो आप पुट कर लेते थे। तो यहाँ भी आपने ए की पुट कर ली है, बी और सी की नहीं थी तो वो आपने पुट नहीं की है। अब इसको आप क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ से b वाला वेक्टर अलग कर लेंगे, c वाला अलग कर लेंगे। तो यहाँ b 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 3 1 0 आ जाएगा और बाहर b आ जाएगा। c यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो 1 0 1 और बाहर c आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो b v1 प्लस c v2, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। और इसका अगर आप स्पैन सेट निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, स्पैन v1 v2, क्योंकि इसके अंदर दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल नंबर 14। आपको मैट्रिक्स ए दिया है, वेक्टर वी दिया है और एक जो है वो डब्ल्यू दिया हुआ है। कहते हैं कि आपको पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू वी है और ए एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू है, दोनों कंसिस्टेंट हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए एक्स इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू। अब अगर ए एक्स इज इक्वल टू वी है, इसका मतलब है वी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर प्रेजेंट है, वी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसी तरह से ए एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर वी और डब्ल्यू कॉलम स्पेस ऑफ ए से बिलोंग करते हैं तो इनका जो सम होगा ना वी प्लस डब्ल्यू, ये भी बिलोंग करेगा कॉलम स्पेस ऑफ ए से। इट मस्ट बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो हम यही इसके बारे में रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों इंडिविजुअली कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर बिलोंग करती हैं तो इनका सम भी कॉलम स्पेस ऑफ ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने कॉलम स्पेसेस, नल स्पेसेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।